दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था, जिसमें मैंने सबसे पहले सीडीपीओ के जो एग्जामिनेशन ने बीपीएससी ले रखा है उसका मैं सेट प्रैक्टिस करवा रही थी। उसकी वजह ये थी कि सीडीपीओ का एग्जामिनेशन बीपीएससी 67 से पहले होने वाली है, यानी कि सीडीपीओ का जो एग्जामिनेशन है पीटी का वो आपको अक्टूबर में होगा। इसलिए मैं सीडीपीओ का जो जितने भी एग्जामिनेशन बीपीएससी ने ले रखा है, यानी कि पहला एग्जामिनेशन 1998 में लिया था, दूसरा एग्जामिनेशन 2005 में लिया था, तीसरा एग्जामिनेशन 2018 में लिया था, और इस बार जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन होने वाला है वो फोर्थ एग्जामिनेशन होगा, जो 2021 के अक्टूबर में होगा। तो मैं उसी के सेट प्रैक्टिस आप लोग को करवा रही थी। सीडीपीओ एग्जामिनेशन जिसमें 1998 का पूरा मैंने सेट प्रैक्टिस करवा दिया। उसके बाद मैंने 2005 में सेट प्रैक्टिस करवा रही थी। 2005 में जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ है उसका सेट प्रैक्टिस करवा रही थी, जिससे मैंने 117 क्वेश्चन आप लोग को बता दिया था। आज मैं उसके आगे का क्वेश्चन बताऊंगी, और साथ ही साथ हर क्वेश्चन में फुली डिस्कशन के साथ, यानी किससे रिलेटेड वो क्वेश्चन है A to Z, उससे रिलेटेड और भी जितने फैक्ट्स है मैं सबको आपको बताऊंगी। मैंने आपको पहले ही कहा है कि फैक्ट्स ही है जो आपको एग्जामिनेशन में अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो फैक्ट्स को जब भी मैं बताऊंगी तो उसको आप अच्छे से माइंड में रख लीजिएगा, या फिर अपने नोट कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सीडीपीओ का जो सेट प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर्स के, उसमें शुरू करते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर का जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन 2005 में हुआ था, उसमें 118 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियां में कौन सी पार्टी सत्ता थी। यानी भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन में राजनीतिक पार्टी थी, उसमें उस राजनीतिक पार्टी में कौन सी पार्टी की सत्ता थी। तो देखिए 118 का जो ऑप्शन हो जाएगा लेबर पार्टी। ध्यान दीजिएगा, लेबर पार्टी। देखिए लेबर पार्टी ही थे जो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में राजनीतिक पार्टियां का बिल्कुल पार्टी सत्ता बना कर रखा था, लेबर पार्टी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में क्या है तो लेबर पार्टी है। ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। अब चलिए उसके बाद देखिए 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शॉर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट है रेड शॉर्ट्स आंदोलन। तो किसने, देखिए भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए, यानी अंग्रेजों को बिल्कुल भगाने के लिए ये रेड शॉर्ट्स आंदोलन शुरू किया था। अब कौन व्यक्ति के द्वारा ये शुरू किया गया था, तो देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए आप लोग। तो ये खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो 119 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। खान अब्दुल्ला गफ्फार खान के जरिए ही ये रेड शॉर्ट्स आंदोलन चलाया गया था। क्यों, तो अंग्रेजों को भगाने के लिए। अब देखिए ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सीमांत गांधी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी एक बार है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन से नेता को जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ था। 1857 आप अच्छे तरीके जा रहे हैं, भारत को स्वतंत्रता, पहले स्वतंत्रता संग्राम था, तो इस आंदोलन में कौन से जुड़े हुए थे। तो देखिए भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, जी के गोखले या तात्या टोपे। तो आपको अच्छे तरीके से पता है भगत सिंह बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक नहीं हो सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं हो सकते हैं, बल्कि तात्या टोपे। तात्या टोपे कहाँ से थे, तो कानपुर से थे। तो 1857 की क्रांति में बहुत सारे जगह सक्रिय रहे थे, झांसी, कानपुर, लखनऊ में बेजत हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था, और बिहार में कुंवर सिंह उसका नेतृत्व किए थे। तो 1857 से तात्या टोपे जुड़े हुए थे। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है क्योंकि इससे 2-3 फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए इसे पूछा जा रहा है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले इसके बारे में आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो 121 का जो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, आपको अच्छे तरीके से पता है प्रथम को 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 में। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे, और यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठक की गई थी, और उसी में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और देखिए उस समय लिखा हुआ कि उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जितने भी गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जो पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा
और 1932। इसे में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। तीनों जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, उस तीनों में तो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया गया था। और आप मुझे इसमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो देखिए, भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, उसके बाद उसे दिल्ली कर दिया गया। कब? तो देखिए, ये 1912 में किया गया था। अब इसके साथ जो जुड़ा हुआ फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, वायसराय लॉर्ड हंटिंग ने 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी जो वाइफ थी जॉर्ज मेरी का स्वागत दिल्ली के भव्य दरबार द्वारा आयोजित किया गया था। और साथ ही साथ इसी के जब उनका जो आयोजन किया गया था उनका वेलकम करने के लिए, उसी टाइम बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया था। और साथ ही साथ राजधानी जो कलकत्ता थी उसे फिर से दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई और इसका जो घोषणा किया गया था तो 1912 में। तो इसमें 2-3 फैक्ट्स आप याद रखिएगा। जो राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी, वो इंग्लैंड में एक भव्य दरबार लगा था जिसमें सम्राट कौन आए थे? तो इंग्लैंड के सम्राट आए थे जिनका नाम जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ जॉर्ज मेरी थी। और इसी टाइम बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया और कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी बदल दी गई। और तब से लेकर अब तक दिल्ली ही राजधानी बनी हुई है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? कब पास हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट आपको अच्छी तरीके से पता है कि कब पारित किया गया था। तो इसका हो जाएगा 1874 ईस्वी। 1874 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अब पिट्स इंडिया एक्ट आपको अच्छे तरीके से क्यों आया था मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए 124 में पूछा जा रहा है कि बिहार के राजधानी परंगना में कौन सा स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो स्वयं को जो राजा घोषित कर, देखिए राजगीर के परंगना में जो 1857 का आंदोलन हुआ था उसमें खुद को राजा कौन घोषित किए थे? 124 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हैदर अली खान। हैदर अली खान ने ही ये 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किए थे। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे रही थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार इस एग्जामिनेशन में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये देखिए ब्रिटेन के जो राजा थे जो 1765 में एक फरमान जारी किए। एक फरमान जारी करने के बाद अब देखिए इसमें मैं आपको जानकारी अच्छी तरीके से फैक्ट्स बता देती हूँ। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा चलाए गए द्वैध शासन की व्यवस्था के आधार पर कंपनी द्वारा वसूले गए जो राजस्व थे उसमें 26 लाख रुपए प्रति वर्ष सम्राट तथा और 52 लाख रुपए बंगाल के नवाब के शासन के कार्यों के संचालन के लिए दिया जाने लगा और जो शेष बच गया था वो अपने पास ही रख लिया गया था। तो मैंने आपको जो बोला अभी देखिए यहाँ 26 लाख रुपए, क्या ऑप्शन में 26 लाख रुपए है? तो हाँ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ब्रिटेन के राजा 1765 में फरमान अब बंगाल अब बिहार तो उसमें क्या चला था? तो रॉबर्ट क्लाइव का शासन द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए पर दे दी गई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 11वें अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थानों में कितने विषयों को नियंत्रण करने की अधिकार दिया गया है? तो 11वीं अनुसूची आप अच्छे तरीके से पता है कि टोटल 12 अनुसूचियां हमारे भारतीय संविधान में, इसमें 11वीं सूची में जो पंचायती राज व्यवस्था किया गया है इसमें कितने विषय को नियंत्रण किया गया है? तो अब देखिए ये जो विषय है अब बढ़ गया होगा, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग ये जो विषय था 26 में जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी 29 विषय को। 11वें अनुसूची में पंचायती राज है और 12वें में नगर पालिका का वर्णन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा या सोल कहा गया है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो आत्मा है वो मौलिक अधिकार को, अध्याय को नहीं, बल्कि ये जो कहा गया है आपका इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के तहत आता है, आर्टिकल 32 में आता है। इसी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसके जरिए कोई भी कानून को उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसको उलटफेर किया जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार यानी राइट्स इन प्रॉपर्टी किसके शासनकाल
शासनकाल में निकाल दिया गया। जैसे कि आपको पता है कि मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन अब मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ 6 है। तो उसमें जो मौलिक अधिकार जो 7वां था, ये संपत्ति का अधिकार है, उसके किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? तो 128 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की जो सरकार आई थी 1977 के टाइम पे आई थी। मोरारजी देसाई की जो सरकार आई थी 1977 के टाइम पे आई थी, उसी टाइम ये संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इस मौलिक अधिकार जो हटाया गया था एक कब, तो देखिए श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के काल 1978 में हुए थे और 42वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। अब देखिए 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो मैंने आपको एक फैक्ट बताया था बहुत अच्छे तरीके से। मैं यहाँ का देखिए, अगर 4 है 44वें संविधान था, तो दोनों को ऐड करिएगा, तो 8 आ जाएगा, तो यानी कि 1978 हो जाएगा, 1978 हो जाएगा। और अगर 42 है 42वें संविधान संशोधन, अगर आपको डेट नहीं पता है तो इन दोनों को ऐड करिएगा तो 6 आएगा, तो यानी 1976। तो देखिए इसका 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और 44वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ 1978 में। आपके लिए 42वें 44वें हमेशा आपको याद रहेगा। जब भी 44वें संविधान संशोधन पूछा जाए, अगर आपको डेट नहीं, दोनों का ऐड करिएगा, जो लास्ट में डिजिट आएगा उससे आप 1978 कर लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन आपसे पूछा जाएगा तो दोनों का ऐड करिएगा, 6 आएगा तो 1976 हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यही जो 44वें संविधान संशोधन में इसको मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था मोरारजी देसाई के सरकार के टाइम पे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मौलिक अधिकार की मूल सूची में निम्नलिखित में से किस जोड़ा गया है? तो क्या जोड़ा गया है? देखिए, संपत्ति का अधिकार, सार्वजनिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो क्या आपको लिए जोड़ा गया है? तो देखिए इसका 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। देखिए 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फिर निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर वो रह रहे हैं तो 6 से 14 वर्ष तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है 129 के तहत, यानी कि जो ये मौलिक अधिकार के तहत दिया गया है। अब आगे चलिए, उसके बाद 130 पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो 28वां राज्य कौन सा था? तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो भारतीय संघ का 28वां राज्य है वो कौन है। तो 30 का जो सही आंसर होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड था। लेकिन एक तेलंगाना भी 2014 में बनाया गया था, उसके बाद फिर से 29 स्टेट हो गए थे, लेकिन फिर से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा से अभी हटा दिया गया, तो अब फिर से 28 स्टेट है, जिसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सूची 1 से सूची 2 में मिलाइए और नीचे दिए गए कुटों को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में है संविधान का मत दिया गया है, सूची 2 में जो दिया गया है वो देश जिससे लिया गया है, यानी कौन कौन सी जो शक्ति है वो भारत ने किस देश से लिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसको अपने कॉपी में उतार कर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिया गया है, मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं, संघ व राज्यों के बीच में संबंध समवर्ती सूची किससे लिया गया है, और भारत में राज्यों के संग किसके केंद्रण के अधिक शक्ति प्रदान की गई है। आप मुझे इन सभी में से लाइन बाय लाइन करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेगा। तो देखिए नियुक्त किसे किया जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब राष्ट्रपति के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, किसी आपातकालीन मुश्किल में फंस जाए, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बना जाता है। लेकिन यहाँ पे तो उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ दिया जाए कि और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे और भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध भी नहीं है, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, तो वो भी नहीं रहे, तीनों नहीं रहे, तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति है किसे नियुक्त करेगा। तो देखिए इसमें जो 132 का जो ऑप्शन का जो हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश को, यानी सुप्रीम कोर्ट के ये विशिष्ट कोई न्यायाधीश होंगे जो बहुत टाइम से अपने कार्यकाल में रहेंगे, उन्हीं को ये नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार मानव विकास सूचकांक आधार पर भारत का स्थान क्या
था। 2005 में जो एग्जामिनेशन CDPO को BPSC ने लिया था उस टाइम के अकॉर्डिंग करंट अफेयर था, और अभी के अकॉर्डिंग आप मुझे बताइएगा कि भारत का स्थान विकास सूचकांक में कितने नंबर पे अभी हाल फिलहाल में ही इसका डाटा जारी किया गया है। अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं तो इसका आंसर आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा। तो देखिए 33 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, 127वां था, लेकिन अभी कितना आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि मैंने बोला इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। बिल्कुल, भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना है किसके द्वारा की जाती है? वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, या भारतीय सांख्यिकी संस्था के द्वारा। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसके CSO के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में। जिसको ध्यान रखिएगा 34 का आप ध्यान रखिए। अब देखिए मैं इसको आपको डिटेलिंग बता देती हूँ, इसमें कुछ डिटेलिंग है मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए राष्ट्रीय आय किसी अवधि विशेष में देश की सीमा के अंदर उत्पन्न समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को वह मात्रा जो 2 बार गिने बिना मापी जाती है वो साधारण कीमत में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद व राष्ट्रीय आय, और भारत के राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो अपने भी राष्ट्रीय यानी अपने देश की सीमा के अंदर जो भी मूल उत्पादन हो रहा है, जो भी वस्तु उत्पादन हो रहा है, उसी के जरिए राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, और जिसका राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 135 में, भारत में योजना आयोग है। तो भारत का योजना आयोग क्या है? एक वैधानिक निकाय है, एक सलाहकार बोर्ड है, एक संवैधानिक संस्था है, एक स्वतंत्र व संचालित है। देखिए वैधानिक संवैधानिक आपको समझा, जिसका संविधान में वर्णन है और जिसका संविधान में वर्णन नहीं है। संविधान में वर्णन हो तो संवैधानिक, और संविधान में वर्णन नहीं है तो असंवैधानिक होता है। तो पूछा जा रहा है भारत के योजना आयोग का क्या है? तो देखिए 135 का जो आंसर हो जाएगा बी, एक सलाहकार बोर्ड है, एक सलाहकार बोर्ड। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए जो ये सलाहकार बोर्ड के रूप में काम करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 136 में कि अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गाय की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं क्या स्थापित की गई थी। ये गौरक्षणी सभाएं बिहार में भी एक सभा हुई थी। मैंने आपको बताया था इसके बारे में अच्छी तरीके से, इनके जो नेतृत्व कर रहे थे उनके बारे में भी मैंने बिहार स्पेशल में बताया था। बिहार फिलहाल के सेट प्रैक्टिस में ही ये क्वेश्चन आया था, बिहार स्पेशल में भी एक। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गाय को रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं क्या स्थापित की गई थी। तो कहाँ की गई थी? 136 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1893। अब देखिए इसका जो मैं आपको थोड़ा सा इसका जो मैं बता देती हूँ। देखिए इसका जो नेक्स्ट इसका पार्ट आने वाला है सेट प्रैक्टिस 2018 में जो CDPO के एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन है। उस टाइम मैं इसका आपको डिटेलिंग बताऊंगी। आप इस गौरक्षणी जो सभा बिहार में और बिहार के साथ पूरे भारत में जो हुई थी उसमें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए उसके बाद 137 पूछा जा रहा है कांग्रेस के अखंडता की वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क हटाकर कितना किया गया था। देखिए 1912 में बांकीपुर में क्या हुआ था? तो देखिए कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कब कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो 28वां अधिवेशन हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, 28वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में किया गया था। जिसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वो माधुलंकर कर रहे थे, AR माधुलंकर के द्वारा किया गया था। जैसे पूछा जा रहा है अखंडता वृद्धि को हेतु 2012 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें डेलीगेट शुल्क को घटाकर कितना कर दिया गया था। तो देखिए 137 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, यानी 50 रुपये से लेकर 1 रुपया कर दिया, 5 रुपये से लेकर 1 रुपया कर दिया गया था। अब देखिए क्या था तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1912 के बांकीपुर में बिहार में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अभी जस्ट मैंने आपको बताया RN माधुलंकर ने की थी। और कांग्रेस के अखंडता की वृद्धि करने हेतु इस सम्मेलन में डेलीगेट शुल्क को घटाकर 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। यानी डेलीगेट शुल्क जो 1912 से पहले 5 रुपया था, उसके बाद 1912 में के बाद इसे 1 रुपया कर दिया गया था। 138 का देखिए को पूछा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे GOI एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1935 में केंद्रीय संसद ने उच्च सदन में बिहार में कितनी सीट मिली थी। तो उस सदन में बिहार के लिए बिहार स्पेशल क्वेश्चन है कि 1935 में एक केंद्रीय संसद में उच्च सदन में कितनी सीट मिली थी। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 सीट मिला था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख लीजिएगा आप बिहार स्पेशल में।
अब चलिए उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए थे। ये भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है, तो कितने चुने गए थे, तो देखिए 37 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 39 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी विधानसभा के लिए मुस्लिम समुदाय से कोई भी नहीं चुना गया था। अब देखिए उसके बाद आगे देखिए 40 पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन का प्लान के अनुसार राज्यों में ग्रुपिंग के बिहार में किस ग्रुप को रखा गया था। जब कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसमें बिहार को किस ग्रुप में, ए में, बी में, सी में या इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा ए, यानी ग्रुप ए में रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत हर बार कहीं भी आपको एग्जामिनेशन में जल्दी नहीं मिलेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रख के इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या पता आने वाले एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। तो इसमें देखिए कि कैबिनेट मिशन जब प्लान आया था उस समय बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है। जनसंख्या जो वृद्धि हुआ था उसमें महान विभाजक वर्ष कब माना जाता है, तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, 1921 को माना जाता है। 1921 में ये महान विभाजक वर्ष जनसंख्या वृद्धि में भारत में माना जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ कि भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में शुरू किया गया था, परंतु लेकिन नियमित जो जनगणना हुआ था 1881 ईस्वी में, 1881 से नियमित हो गया था और ये अभी तक चल रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं जनगणना जो होता है वो 10 साल में होता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना पॉइंट्स आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पूछा था नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान का महान केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान का महान केंद्र था किसके लिए, बौद्ध धर्म के लिए, वैष्णव धर्म के लिए, तंत्र ज्ञान के लिए, जैन धर्म के लिए। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए, यानी कि बौद्ध धर्म के लिए। बिल्कुल बौद्ध धर्म के लिए यहाँ शिक्षा ग्रहण करने नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग आते थे और आज भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किताबें रखे गए हैं जिसमें शोध करने के लिए बाहर के स्टूडेंट आया करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन रहा है, कौन नहीं रहा है। तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, बिल्कुल अभी नीतीश कुमार अभी वर्तमान में बने हुए, रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर, राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो 43 का जो सही रहेगा रामविलास पासवान। ये खाद्य मंत्री हुआ करते थे जिनका 2021 में भी निधन हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे 144 में पूछा रहा है कीटनाशी उपयोग की उन्नति होती है। तो देखिए ये कीटनाशी ये उपयोग की उन्नति होती है किससे, स्वास्थ्य से, गृह से, अर्थनीति से, सड़क से। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अर्थनीति से होता है। अब देखिए पोलियो की बूंद किस उम्र तक दी जाती है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं इसका एक 2 बूंद पोलियो को इस तरीके से पिलाया जाता है। तो देखिए पोलियो को जो बूंद होती है किस उम्र तक दी जाती है, 50 साल तक, 1 साल तक, 70 साल तक, 10 साल तक। 50 साल तक बिल्कुल नहीं होगा, 70 साल नहीं होगा, 10 साल। अब देखिए 10 साल और ये हो जाएगा 1 साल। तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा 1 साल तक। 1 साल तक बच्चों को पोलियो की बूंद पिलाई जाती है। अब देखिए यहाँ 46 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 यानी 40 से लेकर 50 तक के जो है वो मैथ्स आएंगे। तो मैथ्स में आप अच्छे तरीके से देख लीजिए किस तरीके से मैथ पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मैथ है जो आपका ये पूछा जाएगा बहुत ही इजीली। अगर आपने 10th 12th में अच्छे तरीके से मैथ वगैरह पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, तो उसी से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका जो मैं आंसर आपको बता देती हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और देख के घर में सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ 10 क्वेश्चन मैथ के बीपीएससी एग्जामिनेशन में आते हैं, लगातार 10 क्वेश्चन आना ही है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन 9 भी हो जाएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन आना अनिवार्य रहता है। तो देखिए 47 का जो आंसर 46 का जो हो जाएगा, 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इस मैथ को देख लीजिएगा, अपने घर में सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी में उतार कर, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर 47 को जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 48 का जो हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा। 48 का डी हो जाएगा। देख लीजिए 48 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। 49 का जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी हो जाएगा और 50 का जो आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो देख लिए आप ये किस तरीके से मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको देख लीजिए अच्छे से और अपने घर में सॉल्व जरूर कर लीजिएगा अच्छे तरीके से।
तो चलिए आज के लिए जो मैंने आपको ये आपको बीपीएससी के जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन जो 2005 में जो हुआ था उसका मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। जो बीपीएससी ने सीडीपीओ का एग्जामिनेशन लिया था इसमें देख ली किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ साथ में जितना भी मैंने आपको फैक्ट्स बताया है, ये जितने भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर अपने नोट में, जो नहीं पता होगा उसको नोट में ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके बाद एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपको कमेंट करके बोला है बताने के लिए आप जरूर बताइए। कमेंट करने से आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप उस क्वेश्चन के बारे में एनालाइज करेंगे, ढूंढेंगे अगर आपको नहीं मिलेगा, और जो चीज़ आप लिख देंगे वो उसको आप जल्दी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल यानी कि बीपीएससी के स्पेशल में जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही। इसके आगे का जो सीडीपीओ को एग्जामिनेशन जो बीपीएससी ने लिया था 2018 में उसका मैं सेट प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसके नए सेट प्रैक्टिस और नए क्वेश्चन के साथ और नए फैक्ट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।